नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले, जो कि 20 तारीख को होने वाले एग्जाम में आप सभी को यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, अभी पार्ट 2 आप लोग बता रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यू इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी अच्छे से एग्जाम जाए। दोस्तों अगर आप लोग समझने के लिए आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे और एक भी क्वेश्चन का आपको रटना ना पड़े, बल्कि आप समझकर ही जो है आंसर्स को दे पाए, क्योंकि ज्योग्राफी जो है आपका रटने का विषय नहीं है बल्कि समझने का विषय है। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया? भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है वो काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। वो क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं इसे, ठीक है। और दोस्तों ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में जो दोस्तों ऐसे आप देख पा रहे पड़ी पड़ी रेखाएं, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो इधर ही हम लोग का क्या है दोस्तों? यहीं पे हमारा भारत है, यहीं पे हमारा क्या है? भारत है, ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहां से कहां तक है, ठीक है। तो भारत जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों भारत जो है आप देख सकते हैं, इसे हम लोग मैप के थ्रू से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ये हमारा भारत का मानचित्र है, और यहां पे जो है दोस्तों यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो है आप जान चुके हैं कि भारत उत्तरी अक्षांश में है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां से चालू हो रहा है, जो कि है आपका 8 डिग्री 4, ठीक है। 8 डिग्री 4 से आपका कहां तक? 37 डिग्री 6 तक, 37 डिग्री 6 तक, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 तक, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ जो है आपका भूमध्य रेखा क्या था? 0 डिग्री था। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से आपका 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक है। अब दोस्तों बात होता है क्या? भारत का देशांतरीय विस्तार भी पूछा है, तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। भारत के देशांतरीय विस्तार को समझने के लिए आप जानते हैं देशांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। और देशांतरीय रेखाएं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है मेरा 0 डिग्री। तो दोस्तों इधर तरफ वाले जो हिस्सा देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी देशांतर, ठीक है। और भारत है यहाँ पे स्थित है, भारत हमारा यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो भारत यहाँ पे स्थित है, तो भारत का जो अगर देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो 0 से इधर से बढ़ते जाएगा धीरे धीरे पूर्व की तरफ, ठीक है। तो पूरब की तरफ बढ़ते जाएगा, तो आपका जो है भारत का देशांतरीय विस्तार को अब हम लोग देख लेते हैं मैप के थ्रू से, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या बताया? भारत का जो है देशांतरीय विस्तार इस तरह से कुछ, ठीक है। तो यहां था मेरा 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री से गुजरते हुए भारत जहां स्थित है पूर्वी देशांतर में, वो है आपका 68 डिग्री 7 से लेकर आपका 97 डिग्री 25 तक। कहां से? 68 डिग्री 7 से लेकर आपका 97 डिग्री 25 तक, ठीक है। आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। समझ में आ गया? भारत जो है किधर स्थित है? आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ पे मेरा भारत है, ठीक है। यह हमारा भारत है। इधर वाले जो हिस्सा था ये आपका पश्चिमी देशांतर है, और इधर वाले को कहते हैं हम पूर्वी देशांतर। और भारत जो है भारत का पूरा जो हिस्सा है वो आपका पूर्वी देशांतर में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को अगर आप लोग समझ पाए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दोस्तों आप सबके लिए जो है एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चीज कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है, ठीक है। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरी है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और भारत के जो बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरी है उसका नाम, और उससे कौन कौन वो राज्यों से होकर गुजरी है, आप उसका भी नाम नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा, क्योंकि मैं जो है ये आप लोगों को मॉडल सेट बताने के टाइम इसको बता चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग नीचे इसका जो है कमेंट करके आंसर को जरूर बताइएगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों का पहचान कीजिए। ठीक है, तो तटीय सीमाएं दोस्तों, इसे हम लोग जो है आप देख रहे हैं आंसर में मैंने क्या लिखा, तटीय सीमाओं पर स्थित राज्य निम्नलिखित है। दोस्तों इस पर अधिकतर स्टूडेंट जो है गलत कर जाते हैं, इसलिए मैं इसे जो है आप लोग को मैप के थ्रू से समझाऊंगा और साथ ही मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, जिसके बाद आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और तट से लेकर क्वेश्चन आप लोग को जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितना भी मैंने आपको मॉडल सेट में कराया और अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में करा रहा हूं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों एक नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि अगले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है बस आप ये नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करूं और आप लोग अपने भविष्य के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए। और इसके बाद जो है आप लोगों को क्लास 12 का जो है चैप्टर वाइज जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो पूछा गया है क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। तो तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान करने के लिए बोला गया। आप देख रहे हैं यहां पे मैंने क्या लिखा, अरब सागर की ओर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो 5 राज्य जो है अरब सागर की तरफ है। ठीक है, तटीय राज्य का बात किया है, तो तटीय सीमाओं के राज्यों में से आपका अरब सागर की ओर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ आप अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी की तरफ है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। चलिए इसे अब हम लोग जो है मैप के थ्रू से समझ लेते हैं, जिसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा आपका इंडिया का मैप। यहां पे आप देख पा रहे हैं जो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है अरब सागर और इधर से आपका स्टार्ट हो रहा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहां से आपका यानी तट जो है स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे देख पा रहे सबसे पहला जो है आप इधर देख पा रहे अरब सागर की ओर जो सबसे पहला तटीय सीमा से सटे हुआ राज्य है वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं ये हो गया आपका महाराष्ट्र। क्या हो गया दोस्तों, महाराष्ट्र। गुजरात के बाद हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर आपका हो गया क्या, गोवा। क्या हो गया दोस्तों, गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं केरल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो आपका इधर तरफ जो अरब सागर की ओर देख पा रहे हैं, जो अरब सागर की ओर तटीय सीमा से सटे हुए राज्य जो है आपका कौन कौन हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो इधर हो गया आपका टोटल 5 राज्य, इधर हो गया 5 राज्य। अब इधर की तरफ देख लेते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी तरफ आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी कमेंट करेंगे सर तेलंगाना भी आएगा। तेलंगाना देख सकते दोस्तों, इसका कोई भी हिस्सा जो है आपका तट से सटा हुआ नहीं है, तो तेलंगाना आपका नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इसलिए मैंने इस चीज को डाउट को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इधर आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इधर आपका हो गया 4, यानी तट जो है आपका तटीय सीमा से सटे हुए राज्य कितने हैं, टोटल बात करें तो 9। कितना हो गया, 9। 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 9। दोस्तों इन तटीय जो सीमाओं के राज्य है इनका नाम जो है हम लोग जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, गुम हुआ गोवा का करेला और बोट। गुम हुआ गोवा का करेला और बोट। ठीक है, तो गु से आपका हो गया गुजरात। गु से क्या हो गया दोस्तों आपका गुजरात। ठीक है, म से आपका हो गया क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गोवा का आपका गोवा ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे का मतलब हो गया आपका कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेला और आपका केरल, दोनों एक ही जैसा लग रहा है सुनने में, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा करेला से केरला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बोट। ठीक है, बोट में आपका हो जाएगा ब से आपका बंगाल, ब से क्या हो जाएगा बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। उसके बाद दोस्तों ओ से आपका हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद दोस्तों ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, गुम हुआ गोवा का करेला और बोट। ठीक है, इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से 9 तटीय सीमाओं से सटे हुए राज्यों का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अरब सागर की ओर हो गया आपका 5 और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ हो गया आपका 4। इस तरह से आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो
आपको लगता है कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज नीचे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स के हर एक ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी अच्छा एग्जाम जाए। अगर आप दूसरों के लिए भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आप बताए थे आप लोगों को कि किसके पास सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था आगे के समय में, राजा महाराजाओं के पास, ठीक है। तो इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका राज्य है भारत का वो है आपका राजस्थान, ठीक है। कौन है, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं 3,42,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो किसके पास सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था, राजा महाराजाओं के पास, ठीक है। तो उसी तरह से राजा से राजस्थान, राजा से राजस्थान याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है। यहां पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था और यहां पे दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए और एक क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, ठीक है, राज्य का नहीं दोस्तों, मैं भारत का पूछ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का संसार के देशों में कौन सा स्थान है, नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जिनका सही होगा उन्हें लाइक्स कमेंट करके फीडबैक दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया, यहां पे आप देख सकते हैं, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों के नाम लिखे। तो दोस्तों अगर आप यहां पे आंसर में देखिएगा तो मैंने क्या लिखा है, उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से जो है महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है और उसके भूभाग में एकरूपता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। अगर साधारण भाषा में अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आप लोग को मैप के थ्रू से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो साधारण भाषा में समझाने के लिए जो है आप लोग इसे समझ सकते हैं, किसी भी महाद्वीप के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, ये आप देख पा रहे, ये जो आप महाद्वीप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। किसी भी महाद्वीप के अंदर का एक ऐसा क्षेत्र जो आपका पहाड़ों से, जो आपको जो है पहाड़ों से थोड़ा सा कट जाता है, उसे जो हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपमहाद्वीप कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी महाद्वीप के अंदर, जैसे यहां पे एशिया महाद्वीप देख पा रहे हैं, किसी भी महाद्वीप के अंदर का एक ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों से थोड़ा सा आपका क्या होता है, कट जाता है, जो पहाड़ों से थोड़ा सा कट जाता है उसे हम उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहां पे भारतीय उपमहाद्वीप को ले सकते हैं। जैसे यहां पे आप इधर देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका, यहां पे एक आपका पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है दोस्तों, हिंदू कुश पर्वत। और इधर से आपका जा रहा है, इधर से यहां पे ये है आपका हिमालय पर्वत। ये क्या है दोस्तों, हिमालय पर्वत। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये हिमालय पर्वत और हिंदू कुश पर्वत जहां एक दूसरा से मिल जाते हैं वहां एक पठार का निर्माण होता है, एक बड़ा सा पठार का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पामीर का पठार, जिसे हम पामीर का पठार के नाम से जानते हैं। और यही पामीर का पठार दोस्तों याद रखिएगा, और यही पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इधर से आपका हिंदू कुश पर्वत, इधर से आपका हो गया आपका हिमालय पर्वत, ये दोनों जहां आपस में मिलते हैं तो एक पठार का निर्माण होता है, बड़ा सा पठार का निर्माण होता है जिसे हम पामीर का पठार कहते हैं और इसे दुनिया का छत कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं, इधर से अब जो आप म्यांमार देख पा रहे हैं, इधर आपका म्यांमार है और म्यांमार के पास एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान पर्वत। ये क्या नाम है दोस्तों, यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है दोस्तों, ये आपका अराकान पर्वत, ठीक है। तो भारत को चाइना से कौन अलग करता है दोस्तों, आपका भारत को चाइना से अलग करता है कौन, आपका हिमालय पर्वत। वहीं दोस्तों भारत को पश्चिमी देशों से जो है अलग कौन करता है, आपका ये हिंदू कुश पर्वत अलग करता है, ठीक है। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे, ये जो है नीचे की तरफ आपका पूरा समुद्र है, ठीक है। और नीचे की तरफ समुद्र जो है भारत को बाकी देशों से क्या करता है, अलग करता है।
अब अगर हम दोस्तों इस एरिया को देखें तो नीचे से इसकी रक्षा कौन कर रहा है दोस्तों, नीचे से इसकी रक्षा कर रहा है कौन, समुद्र कर रहा है, ठीक है। और ऊपर से इसकी रक्षा कौन कर रहा है दोस्तों, ऊपर से इसकी रक्षा कर रहा है पर्वत, ठीक है। तो ये जो है अपने ही महाद्वीप जो है एशिया जो है उससे थोड़ा सा कट गया है, और यहां जो इसकी संस्कृति होगी, खान पान होगा, वो बाकी के देशों से अलग होगा। अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें आपका कौन कौन सा देश आ जा रहा है दोस्तों, यहां आपका आ रहा है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो इन और भारत, तो इन सब का जो है खान पान रहन सहन लगभग एक जैसा देखने को मिलता है, और इसलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये सभी महाद्वीप, ठीक है, और जो आप बाकी ये सभी देश देख रहे हैं इसके अंतर्गत, इस महाद्वीप के अंतर्गत, इन सभी देशों में से सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका भारत है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका नाम रखा गया है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। और इस महाद्वीप में अगर देखें दोस्तों तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, भारतीय उपमहाद्वीप, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसका आंसर जो और एक पूछा गया था कि इसमें कौन कौन सा आपका देश सम्मिलित है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देश शामिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम की तरफ अगर देखें तो उत्तर पश्चिम की तरफ क्या है दोस्तों, आपका पाकिस्तान, उत्तर की तरफ आपका नेपाल, भूटान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूर्व में आपका हो गया बांग्लादेश, पूर्व में आपका क्या हो गया दोस्तों, यहां पे आपका बांग्लादेश, तथा मध्य में जो है आपका भारत सम्मिलित है, ठीक है। इस महाद्वीप की भौगोलिक बनावट, जैसे आपका पर्वत देखे, पर्वत श्रृंखलाएं देखे, मैदान देखे, नदियां देखे और जलवायु देखे, तो लगभग जो है सभी का सेम है, ठीक है। तो इसलिए इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीपों में रखा गया है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसलिए इन सभी देशों को रखा गया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको यह अब समझ में आया होगा और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर रखिएगा तब आपका समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक मैप का सहारा लिया, जहां पे आपको लोग को दिखाई मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको अरावली पर्वत, ठीक है, ये आपका अरावली पर्वत है दोस्तों, ठीक है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है, कौन है दोस्तों, गुरु शिखर है, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 है, ठीक है, यानी 1722 मीटर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है, ठीक है। अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, कौन, आपका अरावली पर्वत, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो पर्वत है दोस्तों आप देख रहे हैं, यह गुजरात के आसपास से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, गुजरात के आसपास से स्टार्ट होता है और दिल्ली तक जाता है, कहां तक जाता है दोस्तों, दिल्ली तक जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों अरावली पर्वत जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अंतर्गत आता है, ठीक है। 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा, गुजरात, आपका राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों का नाम आप याद रखिएगा। किन किन राज्यों से होकर इसका एरिया देखने को मिलता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंतर्गत ये पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में जो और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जान लीजिए। इसका मैंने क्या बताया कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है, ठीक है। और राजस्थान का भी सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर ही है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो आप गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा चोटी देख पा रहे हैं, ये चोटी, ठीक है, ये चोटी एक्चुअल में दोस्तों राजस्थान में ही है। और राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों, सिरोही जिले में, कौन सा जिले में, याद रखिएगा, ये राजस्थान का कौन सा जिला में है, सिरोही जिले में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर पर्वत है और राजस्थान का भी सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर ही है दोस्तों, ठीक है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आप अरावली आप पर्वत देख पा रहे हैं, ये अरावली पर्वत को जलवायु विभाजक भी कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अरावली एक जलवायु विभाजक भी कहा जाता है इसकी, क्योंकि दोस्तों इसके पूर्व में बात करें तो इसके पूर्व में अधिक वर्षा होती है, इसके पूरब की तरफ दोस्तों अधिक वर्षा होती है, क्योंकि आप जानते हैं इधर से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून घुसती है और इधर से होते हुए ये जाती है और इधर टकराती है, ठीक है। तो जिसके कारण जो होता है दोस्तों इसका पूरब की तरफ तो वर्षा होती है, लेकिन दोस्तों इसका जो है आप अगर देखें तो इसके पश्चिम की तरफ इधर कम वर्षा होती है, ठीक है।
दोस्तों अगर पूरब की तरफ अधिक वर्षा होती है इसलिए इसे अर्ध मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान के अगर अरावली पर्वत का एरिया में देखें तो इसके जो है पूरब की तरफ वर्षा होती है अधिक, तो इसलिए आपका इस एरिया को, जो आप पूरब वाले एरिया को देख रहे हैं राजस्थान की तरफ का, इसे हम अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। अरावली का जो इधर वाला पूरब वाला क्षेत्र है इसे अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, जबकि पश्चिम की तरफ अरावली पर्वत का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इधर कम वर्षा होती है इसलिए आपका इधर मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अरावली पर्वत जो है जलवायु विभाजक का काम कर रही है। और दोस्तों खास बात यहाँ पे यह भी है कि यहाँ पे कुछ जो है आपका पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, तांबा, लोहा और चांदी यहाँ पे जो है आपका पाया जाता है अरावली पर्वत के पास। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थे अरावली पर्वत से रिलेटेड मैंने आपको सारा चीज डिटेल में बता दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इनका विस्तार समुद्र तट के समानांतर महाराष्ट्र में ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है डाउट हो जाता है, तो ठीक है इसलिए जो है आपको यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिएगा, आपको घाट पूछा गया, यहाँ पे तट नहीं पूछा गया। घाट और तट में दोस्तों अंतर होता है। ठीक है, तो इसको अंतर को समझने के लिए याद रखिएगा कि पश्चिमी तट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर वाला जो एरिया है ये है आपका रेड कलर में देख रहे हैं, ये तट है। ठीक है, और इधर जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं ये भी आपका तट है। तो इधर वाले जो पश्चिम की तरफ जो आप तट देख रहे हैं इसे पश्चिमी तट कहते हैं, और पूरब की तरफ में जो आप तट देख रहे हैं इसे पूर्वी तट कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों घाट अलग होता है। ठीक है, घाट क्यों अलग होता है दोस्तों? पश्चिमी तट पर जो आप देख रहे हैं पर्वतों की जो ये श्रृंखला देख रहे हैं, पश्चिमी तट पर ये पर्वतों की श्रृंखला देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट को ही जो है दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूर्वी आपका तट जो देख रहे हैं, पूर्वी तट में जो आपका ये पर्वत की श्रृंखला देख रहे हैं इसे कहते हैं पूर्वी घाट। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वी घाट। ठीक है, और पूर्वी घाट को जो है महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो इधर की पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे हैं पश्चिमी तट की तरफ इसे हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तो आपका महाराष्ट्र पूछे, गोवा पूछे, कर्नाटक है तो आपका होगा आंसर क्या? सह्याद्री ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने कंफ्यूजन को जो है क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर इस वीडियो में भी दोस्तों आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता है और 200 से अबव अगर लाइक्स इसमें भी देखने को मिलती है तो तय मानिए कि अगला वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, और ये आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में जोड़ने में आपको मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर आप लोग करके जाते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर्स में इसके आंसर्स को इंक्लूड करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया? भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताइए। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है ताकि आप लोग को जो है अब जो अगर आप इसका पॉइंट्स को देखेंगे तो खुद ही आप इसको आंसर्स को लिख पाइएगा। सबसे पहला बात करते हैं इसका पॉइंट में भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व में, वो है आपका केंद्रीय स्थिति, सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भारत जो है आपका कहां पे है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां है? पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध के कहां पे स्थित है? भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। यूरोप तथा अमेरिका पश्चिमी भाग जो है यहाँ पे यूरोप तथा अमेरिका के पश्चिमी भाग के बराबर यहाँ पे दूरी पड़ता है, इसलिए जो है यूरोप तथा अमेरिका के पश्चिमी भाग के बराबर ये दूरी में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है आपका व्यापारिक मार्ग यानी ट्रेड रूट। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ये भारत है और भारत के जो नीचे आप देख रहे हैं, भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, तो दोस्तों इसके आंसर में क्या लिखेंगे? भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल है। क्यों? क्योंकि बहुत से व्यापारिक मार्ग जो है हिंद महासागर से होकर ही गुजरना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत से व्यापारिक मार्ग हिंद महासागर से ही गुजरते हैं, याद रखिएगा, इसलिए जो है ये व्यापारिक मार्ग के लिए अनुकूल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये सभी आप सभी जानते हैं, बचपन से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। कर्क जो है वृत्त की समीपता। ठीक है, नियरेस्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे? भारत के मध्य से होकर, आप सभी जानते हैं भारत के मध्य से होकर क्या गुजरती है? आपका कर्क रेखा। ठीक है, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे जो आप जानते हैं, आप लोग को ऑलरेडी मैंने बताया, ये मेरा
ग्लोब है, ठीक है। यहाँ आपका भूमध्य रेखा है और ये होगा आपका 23.5 डिग्री में कर्क रेखा। 23.5 डिग्री में यहाँ हो गया उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री में हो गया आपका मकर रेखा। तो ये जो कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत जो है यहाँ पे है और भारत के बीचों बीच से क्या गुजरा है दोस्तों? कर्क रेखा गुजरा है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों इसके आंसर जो है हम लोग क्या लिखेंगे कि भारत के मध्य से होकर कर्क गुजरता है, जिससे भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बन जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ के जो फसलें हैं, फसलों के लिए लंबा वर्धन काल देश को कृषि क्षेत्र बनाता है। इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, साथ ही जो है यहाँ पे वर्षा जो है अनुकूल देखने को मिलता है। यहाँ पे वर्षा जो है आपका लगभग देखने को मिलता है अधिकतर क्षेत्रों में, जिससे यहाँ पे फसल जो है अधिक पैदावार होता है, ठीक है, चाहे वो धान का हो, गेहूं का हो और अलग अलग फसलें हो, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि भारत के जो बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरी है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसलिए भारत आ जाता है और यहाँ जो है वर्षा काफी मात्रा में अच्छी होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे फसलें भी अच्छा पैदा होती है। इसलिए दोस्तों कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देख सकते हैं, क्या लिखा गया यहाँ पे? आपका लिखा गया लंबी तट रेखा, ठीक है। तो भारत की लंबी तट रेखा अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह बन जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत से जो है यहाँ पे भारत है और भारत के इधर आपका अरब सागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख रहे कितना लंबा आपका जो है तट रेखा है, जिसके कारण जो है आप देख पा रहे हैं क्या लिखे आंसर में? भारत की तट रेखा जो है लंबी है, जिसके कारण प्राकृतिक बंदरगाह ये हमें प्रदान करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग को जो है समुद्री मार्ग से होकर ट्रेड करने के लिए ये भी मदद करता है, बिजनेस करने के लिए ये भी मदद करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सुरक्षा के दृष्टि से भी मैंने क्या आप लोग को ऑलरेडी बताया कि भारत को अगर हम लोग देखें तो उत्तर में आपका इधर हिमालय, ठीक है। भारत को अगर हम देखें दोस्तों, ठीक है, तो आपका उत्तर में हिमालय है, ठीक है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो इधर मैंने बताया था आपको कि हिंदुकुश पर्वत, इधर हिमालय और इधर अराकान पर्वत है, ठीक है, जो इधर अलग करता है। तो इधर से भारत जो है चारों तरफ से सेफ बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है भारत जो है अनुकूल है, ठीक है, क्योंकि उत्तर की आपको जो है ऊपर की तरफ देखिए तो ऊपर की तरफ भारत की रक्षा जो है पहाड़ कर रहे हैं और नीचे की तरफ जो है रक्षा कौन कर रहा है? आपका समुद्र कर रहा है, ठीक है। तो देश की प्राकृतिक सीमाएं सुरक्षित दृष्टि से अनुकूल है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखें 6 नंबर में, हिंद महासागर का प्रभाव, ठीक है। हिंद महासागर के होने से मानसून जो है, मानसून पवनें उत्पन्न होता है, जिससे भारत में वर्षा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे हिमालय पर्वत का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत एक जलवायु अवरोध का काम करती है, जिससे मानसून वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसा आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से होकर जाती है, ठीक है, और उधर से वो अवरोध का काम करता है, जिससे इधर लौटती हुई मानसून भी हमें देखने को मिलती है और तमिलनाडु में आकर ये अच्छे से फिर वर्षा करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हिमालय पर्वत जो है का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तथा सर्दियों तथा क्या लिखा है यहाँ पे? इसके बाद ये लाइन जरूर लिखिएगा, सर्दी उत्तर की ओर और ठंड पवनें नहीं आती है, ठीक है। तो उत्तर की ओर आप जानते हैं रशिया वगैरह से ठंडी पवनें आती है, जिसको कौन रोकने में मदद करता है? यही हिमालय पर्वत ही जो है रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग 7 पॉइंट याद रखिएगा, तो आपको कंफर्म है कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें से जरूर आप 5 से 6 पॉइंट एग्जाम में लिखिएगा जो आपको समझ में आए, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट में। इसे आप लोग अपने शब्दों में लिखने का जरूर एक बार कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। और डेफिनेटली जो है इसको घुमा के क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा किसी भी तरह से, तो आपको घूमना नहीं है बल्कि एग्जामिनर को घुमा देना है, ठीक है, क्योंकि आपने सारा टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत ने किस सभ्यता का विकास किया? तो भारत ने जो है दोस्तों आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां हर रंग रूप के लोग देखने को मिलता है और हर धर्म के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भारत ने जो है दोस्तों प्रेम, अहिंसा, मानवीय भाईचारे पर आधारित एक पत्र सम्मत विकास किया है। इसी देश में आपका जानते हैं बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का जो है संदेश दिया है, ठीक है। इसे तो आप लोग खुद अपने शब्दों में ही बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। खाली कुछ जो है जिन्होंने शांति का संदेश दिया है और भी कई है जिन्होंने शांति का संदेश दिया है, उनमें से कुछ का नाम आप इस आंसर में इंक्लूड जरूर कीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों अधिकतर आप लोग देखते हैं, हम लोग जो सुनने को मिलता है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो दोस्तों ये कहां से हमको देखने को मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ये श्रेष्ठ विचार क्या है, ये जो पूछा गया है वासुदेव कुटुंबकम, ये श्रेष्ठ विचार क्या है, तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, वासुदेव कुटुंबकम जो है एक विचारधारा है जो महाउपनिषद सहित कई और ग्रंथों में जो है आपको लिपिबद्ध देखने को मिला है। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी ही हमारा परिवार है, यानी वासुदेव एवं कुटुंबकम, ठीक है, यानी समस्त पृथ्वी मेरा परिवार है, ठीक है, ये कहा गया है इसमें, ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। और यह वाक्य जो है आपको भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी आपको अंकित देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपसी भाईचारे को बनाए रखिएगा, ठीक है, और किसी भी नेता मंत्री के बहकावे नहीं आना है। हमारा देश का संस्कृति बहुत बड़ा है, हमारे देश की संस्कृति और धरोहर से देखकर बाकी देश जो है सीख लेते हैं, और इसलिए जो है आप लोग इसको बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना, अपने भाईचारे को नहीं तोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद हमें जो है जो आपका स्वामी विवेकानंद का सपना था उसे साकार करना, भारत को एक बार फिर से जो हमें विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, और इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए, इसको आपको कॉपी में नोट्स करना है और इसे मैप के साथ खुद प्रैक्टिस करना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, इंदिरा पॉइंट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ कई और बिंदुएं हैं जिनको आपको याद रखना है, और कौन सा बिंदु किस राज्य में है इसे भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो अगर बात करें बिंदु का बारे में, तो वो है आपका भारत का उत्तरी बिंदु जो कि है आपका इंदिरा कॉल, और वो कहां है आपका जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन अभी जो है जम्मू कश्मीर को चेंज करके आपका क्या हुआ है, आपका जम्मू और आपका इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में इसे बांटा गया। तो इसे आप लोग जो यहां पे याद रख सकते हैं। अभी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, आपका इंदिरा कॉल, जो कि कहां है, लद्दाख में है, जो कि कहां है दोस्तों, लद्दाख में है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों भारत का दक्षिणी बिंदु को देख लेते हैं। तो भारत का अगर दक्षिणी बिंदु का बात करें तो यहां पे देखिए क्या लिखे हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है आपका क्या है, कन्याकुमारी। यहां पे मुख्य भूमि पूछा है दोस्तों, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको पूछा था दक्षिणतम बिंदु पूछा था, यह ध्यान दीजिए, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु दोनों में अंतर है। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका होगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो होगा आपका केप कैमोरिन, ठीक है, ठीक है। इसको आप लोग चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा मैप के थ्रू से, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां आप भारत का मानचित्र देख पा रहे दोस्तों। भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो देख रहे भारत, यहां भारत है, और यहां भारत का जो है ये भी अंडमान निकोबार भी जो है भारत का ही हिस्सा है। तो दोस्तों अगर भारत का केवल दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आप देख रहे हैं सबसे नीचे कौन है, अंडमान निकोबार। कौन है दोस्तों, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इसलिए जो है भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि है कहां पर, अंडमान निकोबार में। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो होगा आपका यहां होगा केप कैमोरिन, ठीक है। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका देख रहे हैं भारत का सबसे नीचे वाला एरिया है आपका अंडमान निकोबार वाला हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तब होगा आपका केप कैमोरिन, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, याद रखना है, ठीक। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे और आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसको भी मैप के थ्रू से समझेंगे तो आपको कभी डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको पता चल चुका है भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट, और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा आपका केप कैमोरिन, ठीक है। आपका मुख्य भूमि याद रखेगा केप कैमोरिन, जो कि आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और आपका दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अब हम लोग पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को देख लेते हैं। पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों वो है आपका, उसको हम किबिथु भी लिख सकते हैं, उसे वलांगू भी कहते हैं। इसे जो है किबिथु भी कहा जाता है और वलांगू भी कहा जाता है, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहां जो आप देख पा रहे हैं ये भारत का पूर्वी बिंदु है, यहां है आपका भारत का पूर्वी बिंदु, इसे हम वलांगू भी कहते हैं और किबिथु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वलांगू और किबिथु भी कहते हैं। और इसे ये जो है आपका कहां पे है, ये बिंदु भारत का पूर्वी बिंदु कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु समझ लिए। अब दोस्तों भारत का जो है पश्चिमी बिंदु आप देखिए, भारत का जो है पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है आपका, गोहर माथा,
ठीक है, गोहर मोती भी बोलते हैं या सरक्रिक बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गोहर मोती भी बोलते हैं, गोहर मोती भी बोलते हैं और इसको सरक्रिक भी बोलते हैं, जो कि है आपका कहां, कौन सा राज्य में है, गुजरात में है। ठीक है, कहां पे है, गुजरात में। तो भारत का पश्चिम बिंदु कहां है दोस्तों, गोहरमती, जो कि आपका सरक्रिक, दो नाम से जानते हैं इसको, गोहर मोती या सरक्रिक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यह कहां पे है, भारत का पश्चिम बिंदु जो कि गुजरात में है, इसे गोहर मोती या आपका सरक्रिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को सारे पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, तो पहला एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने क्या कहा, भारत का उत्तरी बिंदु, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहे, तो याद रखिएगा भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, आपका इंदिरा कौल। ठीक है, क्या नाम है, इंदिरा कौल, जो कि कहां है दोस्तों, लद्दाख में है। ठीक है, भारत का अगर पूर्वी बिंदु का बात करें तो क्या है दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु का नाम है वलांगू या किबिथु। क्या नाम है, वलांगू या किबिथु, जो कि कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत का पश्चिमी बिंदु के बारे में मैंने क्या कहा, भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम है सरक्रिक या दोस्तों गोहर मोती या गोर मोती, याद रखिएगा। ठीक है, वो कहां है दोस्तों, आपका गुजरात में है। ठीक है, बच गया आपका कौन दोस्तों, दक्षिणी बिंदु। तो भारत का मैंने दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो सबसे नीचे दक्षिणतम बिंदु है आपका अंडमान निकोबार, जहां पे है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों, यहां है इंदिरा पॉइंट। अगर भारत का आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो होगा आपका यहां पे जो है आप देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या, केप कैमोरिन। इसे हम क्या कहते हैं, केप कैमोरिन, जो कि है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना आपको। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको लिखाया, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसे जो है आप लोग मैप के साथ प्रैक्टिस कीजिए और जो है आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल या हमें इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो करके इसे भेज सकते हैं। तब मैं मानूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लेके आए। तो दोस्तों ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आप लोग का एग्जाम में, इससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊं तो इस वीडियो में मैक्सिमम लाइक जो है 250 से 300 लाइक अगर इस वीडियो में देखने को मिलते हैं तो मैं समझूंगा इतने बच्चे जो है एक्टिव है और ये वीडियो को मेरे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और नीचे आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो है आप लोग के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग दूसरे चैनल के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो इस चैनल में जो क्वालिटी दिया जाता है तो आपको जो है दूसरे चैनल में क्या इस तरीके के जियोग्राफी के जो है क्वालिटी मिल पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगा है कि मैंने मेहनत किया है, अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।